नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश में इस वक्त हार पर मंथन चल रहा है। सीएम योगी ने बीजेपी की हार पर एक बड़ी बैठक की है, अफसरों के साथ मीटिंग बुलाई है, प्रदेश के हालातों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे और दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड के साथ तलब किया गया है। तो अभिषेक, क्या कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है? जो कार्ड योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली भेजा था वो कार्ड तो दिल्ली वाले नहीं देख पाए। जब वो कार्ड देखने की बारी आई तब तो दिल्ली वालों की आंखों पर पट्टी बंध गई, उनकी आंखें मूंद गई और उन्हीं को टिकट थमा दिया गया जिन लोगों की रिपोर्ट उस रिपोर्ट कार्ड में नेगेटिव थी। जिस रिपोर्ट में कहा गया कि इन सांसदों को आप दोबारा से टिकट मत दीजिए, लेकिन नहीं, वो उनको टिकट दिए गए। क्या कोई साजिश थी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी के आला कमान से। जब एक मुख्यमंत्री आपका ये कह रहा है कि ये कैंडिडेट फिलहाल कामयाब नहीं है, इस कैंडिडेट के रिपोर्ट जो है ग्राउंड पर नेगेटिव है, लोग इस कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो वोट जो है वो बीजेपी आला कमान अपने घर से लेकर आने वाला था? कहां से? अब योगी आदित्यनाथ को बुलाकर एक मीटिंग करना, उनके डिप्टी सीएम को भी बुलाना, भूपेंद्र चौधरी को भी बुलाना, क्या इस मीटिंग में बीजेपी आला कमान चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को बेइज्जत किया जाए, योगी आदित्यनाथ का अपमान किया जाए कि आप मुख्यमंत्री होते हुए जीत नहीं दिलवा सके? 64 कैंडिडेट थे, 64 कैंडिडेट में से 33 कैंडिडेट रह गए। अगर कोई 29 सीटों पर आपको हार का जो ठीकरा है, क्या वो देवेंद्र फडणवीस की तरह, भजनलाल शर्मा राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ना है? अगर आपको याद हो तो कल ही मैंने कहा था, साफ शब्दों में कहा था कि फडणवीस का जो इस्तीफे की पेशकश है वो खुद फडणवीस ने नहीं की होगी, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ राजनीति है। यहाँ रोकना चाहूंगी, विपक्ष ने भी ये मुद्दा लपक लिया है। संजय राउत का बयान सामने आया कि फडणवीस का जो इस्तीफा है वो तो योगी आदित्यनाथ पर, भजनलाल शर्मा पर दबाव बनाने के लिए पेशकश करवाई गई है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं की है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से सीधा इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। हालांकि खबर तो यह भी है कि यूपी में जो हार हुई है ना, वो बीजेपी की हार हुई है, योगी आदित्यनाथ की हार नहीं हुई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो जनता से जमीनी स्तर पर जुड़े, लेकिन संगठन की और आला कमान की कुछ ऐसी कमियां रही जो जनता ने नकार दिया। और हो सकता है योगी आदित्यनाथ की हार इसलिए भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की हार होती 2022 में, जब योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी करवाई थी बीजेपी की। योगी आदित्यनाथ ही वो मुख्यमंत्री थे, वो योगी आदित्यनाथ ही वो इंसान थे। अगर बीजेपी 2017 में किसी और को मुख्यमंत्री बनाती, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं और ऐसी हॉट सीट से आता हूं जहां से राजनीति चलती है उत्तर प्रदेश की, तो अगर किसी और को सीएम बनाती तो शायद 2022 में बीजेपी नहीं रिपीट कर पाती। और मैं अपनी बात पे था कि फडणवीस का जो इस्तीफे की पेशकश है वो फडणवीस ने खुद नहीं की होगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी में फर्स्ट पार्टी लाइन के जो नेता हैं, जिसमें जेपी नड्डा आते हैं, मोदी आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, गडकरी आते हैं या फिर अमित शाह आते हैं, उनके बाद जो नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर के अन्नामलाई हो और आपके असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा हो। ये जो 4-5 नेता हैं वो सेकंड लाइन की लीडरशिप है और वो जबरदस्त काम कर रही है अपना। उसमें फडणवीस को सबसे पहले घेरना, क्योंकि महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन बहुत खराब रहा, तो अगर महाराष्ट्र में प्रदर्शन खराब रहा, आपने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया अपने सबसे बड़े नेता को महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री बनाया है, तो एकनाथ शिंदे से सवाल पूछिए ना। जिस पार्टी को आपने तोड़कर, एनसीपी टूटकर या तोड़कर या टूटकर जो भी कुछ आई है वो बीजेपी के साथ आई, आपने उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया, उनसे सवाल पूछिए ना। उसके बाद भजनलाल शर्मा भी जो है, राजस्थान से भी खबर आती है कि भजनलाल शर्मा के इस्तीफे की मांग है। अभी देखिए, एक नैरेटिव चलाया जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है। मैं भजनलाल शर्मा वाली खबर पर भी क्लियर कर दूं, बीजेपी ने ही शुरुआत में ही क्लियर किया था। एक आम से जो पहली बार विधायक बने और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, उनके पास इतना तजुर्बा नहीं था कि कैसे एक राज्य को संभाला जाए, लेकिन इस शर्त पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था कि वो काम अच्छे से करेंगे। और बीजेपी को उम्मीद थी कि नया चेहरा हम उतार रहे हैं तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और अच्छी खासी सीटें आएंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जितनी सीटें थी बीजेपी के पास उसमें से आधी पर बीजेपी सिमट गई, तो नुकसान उठाना पड़ा।
और भजन लाल शर्मा को ये पहले ही बात क्लियर कर दी गई थी, अगर नुकसान हुआ तो उन्हें नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए शबनम, मुझे नहीं लगता ऐसा। भजन लाल शर्मा को आपने चुना, आपका फैसला था वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना। बिल्कुल आपका फैसला था, पर्ची में राजनाथ सिंह नाम देते हैं वसुंधरा राजे को कि ये आपके मुख्यमंत्री होंगे। आपका फैसला था बालकनाथ योगी को साइडलाइन करना। जिस तरीके से चुनाव के दौरान मांग उठी थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसी तरह राजस्थान को भी एक योगी की जरूरत है। बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन आपने साइडलाइन कर दिया। तो सिर्फ भजनलाल शर्मा का ये कारण नहीं हो सकता। भजनलाल शर्मा एक जिम्मेदार हो सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 100% रिजल्ट रहा, 29 की 29 सीटें जीते, वहां भी नए मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां भी नए चेहरे को जो है प्रयोग में लाया गया था, उन्होंने भी जो है 91% सीटें जीतकर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला अलग है। उत्तर प्रदेश में 60 सीटें आती हैं, 80 सीटें आती हैं, माफ कीजिएगा, और उनमें से 71 सीटें 14 में जीती, उसके बाद 19 में आपने 64 जीती, उसके बाद आप 33 पर आ गए। योगी आदित्यनाथ का ही फॉल्ट नहीं है, योगी आदित्यनाथ का फॉल्ट होता अगर वो 24 नहीं 22 हारते। इसीलिए यूपी में अब यूपी के सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसदीय दल की बैठक के बाद सिर्फ यूपी के योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ अकेले बैठक की जाएगी, मतलब अलग से यूपी के नेताओं के साथ अलग से बैठक की जाएगी। तो हो सकता है क्या उनको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए या फिर यूपी में कुछ बदलाव किए जाए? मैंने आपको बताया प्रदेश अध्यक्ष को बुलाने का क्या काम है इसमें, उप मुख्यमंत्री को बुलाने का क्या काम है दोनों को, और मुख्यमंत्री को बुलाने का क्या काम है। अब चारों से आपका जो संसदीय दल है वो अलग से बैठक करेगा, मतलब आप हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ेंगे। अब तकरार की जो खबरें हैं केंद्र के बीच और योगी आदित्यनाथ के बीच, उनसे आप इनकार नहीं कर सकती, ना देश की जनता इनकार कर सकती है। भले इस बात को हवा तब मिली जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनने के बाद आप योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, लेकिन आपकी सरकार ही नहीं बन रही है। आप एनडीए के पास बहुमत जरूर है, लेकिन लाले पड़े हैं। चंद्रबाबु नायडू ने समर्थन वापस ले लिया, बोल दिया बाहर से समर्थन देंगे। नीतीश कुमार के अपने अलग मुद्दे हैं। तो अपनी अलग मांगे कर रहे हैं, मंत्रालय मांग रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी करूं शबनम, योगी आदित्यनाथ को अगर उस बैठक में अपमानित किया गया, योगी आदित्यनाथ के सिर पर अगर हार का ठीकरा फोड़ा गया, तो ऐसा पहली बार होगा जब योगी आदित्यनाथ संसदीय दल की बैठक में कोई लेटर सामने से रखेंगे कि ये देखिए लेटर, मैंने 50 नाम भेजे थे जिन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, जिनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, उसके बाद भी अगर ठीकरा फोड़ा जाता है तो मैं आपको, मतलब जितना मेरा उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैंने समझा है, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आलाकमान है, मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं, किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के हाथों 2027 में जो हार का सामना आपको करना पड़ेगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, जो जातिगत आंकड़े हैं, बसपा जो फिलहाल मतलब खत्म हो चुकी है, उसे भी रिवाइवल मिलेगा, समाजवादी पार्टी को रिवाइवल मिल चुका है, कांग्रेस को रिवाइवल मिल चुका है, और इस वोट बैंक को थोड़ा सा बढ़ाना है 27 में ऐसी पटकनी मिलेगी योगी आदित्यनाथ को हटाने के बाद, जिसे बीजेपी शायद नहीं भूल पाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की अब बैठक के बाद क्या फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर लिया जाता है, क्या मंथन किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।